में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2024 में एमसीक्यू 1 वर्ड या 2 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सही जगह पर है और मैं गारंटी देता हूं कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाहर 1 वर्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हिस्ट्री के सब्जेक्ट से। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा दरकार है। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज का है वो है रास्ता फरियाद नवाद। क्या है? रास्ता फरियाद नवाद क्या है? तो रास्ता फरियाद नवाद की अगर हम बात करें तो यह एक विद्रोही धर्म था। क्या था? यह एक विद्रोही धर्म था जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया था। तो जमैका के एक रैगे गायक थे जिन्होंने इस धर्म को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया था। उन गायक का नाम है बॉब मार्ले। तो रास्ता फरियाद नवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से जो है बोर्ड एग्जाम 2024 में सवाल पूछा जा सकता है। कई बार यहां से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय शक्तियां। तो केंद्रीय शक्तियों की अगर हम बात करें तो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की शामिल थे। ये बात है प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया 2 शक्तियों में बटी हुई थी। एक तरफ केंद्रीय शक्तियां थी और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। तो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। इधर अगर मित्र राष्ट्र की बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली। धुरी शक्तियों की बात करें तो नासी जर्मनी, जापान, इटली। और मित्र राष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रिटेन, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ यूनियन, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे। तो इस तरह से मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, केंद्रीय शक्तियां, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है कि महामंदी। तो महामंदी की शुरुआत किस वर्ष से होती है और किस देश से होती है? तो 1929 का वर्ष महामंदी के शुरुआत के दौर के नाम से जाना जाता है और महामंदी की शुरुआत होती है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहां से सवाल पूछा जाएगा। अगला है कॉर्न लॉ। तो कॉर्न लॉ जो है ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कॉर्न लॉ क्या है? तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जनसंख्या में वृद्धि हुई। यानी 18वीं शताब्दी जो अंतिम दशक था उसमें ब्रिटेन की जो जनसंख्या वो जो कह सकते हैं कि नाटकीय रूप से उसमें वृद्धि होती है। और जनसंख्या की वृद्धि का कारण क्या रहा कि कृषि भूमि में कमी आ गई। जो कृषि भूमि थी वो कमी आ गई। अब कमी क्यों आई? क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ रही थी तो उनके जनसंख्या के लिए घर मकान बनाने होते हैं, वो रहेंगे कहां पर? तो इसके लिए जंगलों को काटा गया। जहां कृषि भूमि की जाती थी वहां पर घर बनाए जाने लगे। तो ऐसे में कृषि भूमि की शॉर्टेज होने लगी और उत्पादन ना के बराबर हुआ। जब कृषि भूमि में कमी आई तो अनाज की मांग में वृद्धि हो गई। तो कृषि भूमि में कमी तो अनाज की मांग में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि अनाज की जो है भूमि कम हो गया तो भूमि के साथ साथ उत्पादन भी कम होगा। डिमांड तो बढ़ रही है ना, तो डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी और इससे क्या होता है जो कृषि उत्पाद है वो काफी महंगे होने लगे। और इसके बाद रोल आता है बड़े उद्योगपति अमीर भूस्वामियों का, जो हमेशा होता है। इसमें उन्होंने क्या किया कि बड़े भूस्वामियों ने दबाव डालकर सरकार से मक्के का आयात बंद करवा दिया। सरकार से क्या करवा दिया? मक्के का आयात बंद करवा दिया। और जिस कानून के माध्यम से इस आयात को बंद करवाया गया उसी कानून को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये कॉर्न लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 नंबर में भी सवाल पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है किस देश में आलू की फसल खराब होने से लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो गए? तो वो देश है, क्या नाम है उस देश का? वो देश का नाम है आयरलैंड। राइट। तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गिल्ड्स क्या होता है? क्या है? गिल्ड्स क्या होते हैं? तो व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता है? गिल्ड्स कहा जाता है। उत्पादकों के संगठन या व्यापारिक समूह को हम गिल्ड्स के नाम से जानते हैं। गुमास्ते, तो यहां से सवाल कई बार पूछा है कि गुमास्ते कौन है, इसकी नियुक्ति क्यों की जाती थी?
क्योंकि ब्रिटिश सरकार की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया गया, व्यापारिक रूप से अधिकार कर लिया गया, तो उत्पादन में बढ़ोतरी की गई और उस उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए जो है श्रमिकों की नियुक्ति की गई। तो उन श्रमिकों पर निगरानी रखने के लिए, भाई श्रमिक सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खाली तो नहीं बैठे हैं, पूरे 24 घंटे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उस पर निगरानी रखने के लिए इन गुमास्तों की नियुक्ति की गई थी। तो गुमास्ते कौन थे? तो ये एक वेतन भोगी कर्मचारी थे जो बुनकरों पर निगरानी और प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी औपनिवेशिक शासनकाल में। स्टेपलर से भी क्वेश्चन पूछता है, तो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपलर करने वाला अथवा जो है छोड़ने वाला उसे कहा जाता है स्टेपलर, बांधने वाला। 1854 में बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई। तो भारत में अगर हम बात करें बंबई में कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई? 1854 में। 1855 में बंगाल में पहली पटसन मिल की भी स्थापना की गई। तो बंगाल में पहली पटसन मिल की स्थापना की गई तो 1855 में। 1871 भाप के इंजन का पेटेंट करवाया गया। क्या करवाया गया? भाप के इंजन का पेटेंट करवाया गया 1871 में। और 1917 में भारत में पहली जूट मिल, या 1917 में भारत में पहली जूट मिल कोलकाता में इसकी स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट, स्पैनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया और कब किया? तो स्पैनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में हुआ और इसके आविष्कारकर्ता हैं वो है हरग्रीव्स। तो स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? हरग्रीव्स ने। कब किया? 1764 में। भाप के इंजन संबंधित जो भी सवाल पूछे जाएंगे और जो सवाल पूछे जा सकते हैं इससे बाहर तो कभी भी नहीं आएगा, लिख के लीजिए, गारंटी से कह रहा हूं इससे बाहर नहीं आने वाला है। वह आविष्कारक कौन है भाप के इंजन का? तो आविष्कारक है न्यू कॉमन। भाप के इंजन में सुधार किसने किया? तो सुधार किया था जेम्स वॉट ने। तो जेम्स वॉट ने इसमें सुधार किया था। पेटेंट कब कराया इस पे? तो पेटेंट करवाया गया 1871 में। इसी प्रकार से न्यू मॉडल, जो नया मॉडल को उत्पादन करने वाला, तो किसका? भाप के इंजन के जो न्यू मॉडल को उत्पादन करने वाला उद्योगपति, उसका नाम है मैथ्यू बुल्टन। तो न्यू मॉडल के जो न्यू मॉडल उसको बनाने वाला कौन है? वो है मैथ्यू बुल्टन, राइट। तो यहां से इस प्रकार सवाल पूछेंगे। भारत के प्रारंभिक उद्योगपति से कई बार सवाल पूछा गया। तो भारत के जो प्रारंभिक उद्योगपति हैं उनके नाम है, पहले है द्वारका नाथ टैगोर, जहाज के बड़े व्यापारी थे। दिनासा पेटिट, जमशेदजी नुसरवान जी, सेठ हुकुमचंद जी। तो ये चार भारत के प्रथम जो हैं उद्योगपतियों के नाम हैं। वो नाम एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूं, द्वारका नाथ टैगोर, दिनसा पेटिट, जमशेदजी नुसरवान जी एंड सेठ हुकुमचंद जी। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है भारतीय उद्योगपतियों में, राइट। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र। तो भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र की स्थापना कहां की गई? तो 1912 में की गई। कहां पर? जमशेदपुर में। और स्थापना किसने की थी? जे.एन. टाटा ने। किसने की थी? जे.एन. टाटा ने। कॉर्डिंग क्या होती है? तो कॉर्डिंग यह कपास या उन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया है जिसे कॉर्डिंग के नाम से जाना जाता है। मुद्रण संस्कृति का अगर हम बात करें तो मुद्रण संस्कृति का जो आरंभ सर्वप्रथम कहां होता है? तो वो होता है चीन में हुआ, लगभग 594 ईस्वी में वुड लॉग प्रिंटिंग के बाद, लकड़ी की प्रिंटिंग पर इसकी जो है प्रिंटिंग की जाती थी। शुरुआत चीन में होती मुद्रण संस्कृति की, राइट, 594 ईस्वी में। उसके बाद चीन से ये बौद्ध अनुयायियों के माध्यम से जापान में पहुंचता है। तो जापान की जो पहली पुस्तक थी, ध्यान रखिएगा, जापान की पहली पुस्तक थी, उसका नाम है डायमंड सूत्रा। और ये छापी कब गई थी? 1868 में जापान की पहली मुद्रित पुस्तक छापी गई थी जिसका नाम है डायमंड सूत्र। इसी प्रकार से 1448 में 1448 में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और इस प्रिंटिंग प्रेस से पहली पुस्तक जो छापी गई थी उस पुस्तक का नाम है बाइबल। क्या नाम है? बाइबल। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर की बात कर लेते हैं।
तो मार्टिन लूथर एक जर्मनी में, अगर हम बात करें, एक जर्मन प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक या धर्म प्रवर्तक थे और इन्होंने कैथोलिक धर्म में जो भी बुराइयां थी उसके विरोध में इन्होंने कई आंदोलन चलाए। तो धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में जाने जाने वाले नेता का नाम है मार्टिन लूथर और ये प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है वह 16वीं शताब्दी में आई और किसके माध्यम से? तो पुर्तगाली व्यापारियों के माध्यम से, जो पुर्तगाली धर्म प्रचारक थे, जो मिशनरीज थे, उनके माध्यम से गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की गई और पहली जो पुस्तक छापी गई वो कोंकणी भाषा में थी। किस भाषा में थी? तो कोंकणी भाषा में थी। और ये छापी कब गई? ये छापी गई 1674 में, 1674 में। पहला हिंदुस्तानी अखबार, अगर हम पहला हिंदुस्तानी अखबार की बात करें तो है बंगाल गजट। तो पहला हिंदुस्तानी अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो प्रकाशन किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। ध्यान रखिएगा, प्रकाशन अगर पूछा जाए तो उसका आंसर आएगा गंगाधर भट्टाचार्य। और अगर बंगाल गजट के संपादक पूछे तो संपादक हैं जेम्स अगस्टस हिक्की। कौन है संपादक? जेम्स अगस्टस हिक्की इनके संपादक हैं। 1821 में संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका निकाली गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1810 में तुलसीदास की जो रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया। तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस का पहला मुद्रित जो संस्करण है वो प्रकाशित किया गया था बाद में 1810 में कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट, रास सुंदरी देवी। ध्यान रखिएगा, रस सुंदरी देवी की एक आत्मकथा काफी इंपॉर्टेंट है। उस आत्मकथा का नाम है अमार जीवन। क्या नाम है? अमार जीवन। रुकैया बेगम शेखावत हुसैन ये क्या थी? एक शिक्षाविद थी एवं लेखिका थी। तो शिक्षाविद एवं लेखिका। इसके अलावा महाराष्ट्र से ज्योतिबा फूले, राइट, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इतिहास से जो भी एक नंबर में सवाल पूछे जाने वाले थे हमने उसमें वो सभी क्वेश्चन को शामिल किया है जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है तो कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।